नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल चर्चा कर लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि हो क्या रहा है। तो इस समय बड़ी एक अजीबोगरीब सी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। यहाँ हो ये रहा है कि चाइना की तो जैसा आपको पता है कि दिन पर दिन हालत जो है वो थोड़ी सी डिस्टेबलाइज टाइप की होती जा रही है, मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। जो उनकी इकोनॉमी है वो बहुत मार खा रही है। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है वो उस वॉर में उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ। तीसरा साल चल रहा है और रशिया की भी प्रॉब्लम ये है कि उसको डैमेजेस बहुत हो रहे हैं। मतलब जो सैनिकों की जो डेथ है अब वो रशिया की तरफ बढ़ गई है। पहले यूक्रेन की तरफ काफ़ी डेथ हो रही थी। अब यूक्रेन का क्या हो रहा है वो तो नहीं पता है, लेकिन रशिया की डेथ फिगर्स काफ़ी हो गए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सुना है 1200-1400 रशियन सोल्जर्स एक ही दिन में मारे गए थे लड़ाई में। तो रशिया को उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, क्योंकि जैसे एम्यूनेशन का जो कंजम्पशन है, गोला बारूद, तोपों के गोले वगैरह, उसका कंजम्पशन बहुत हैवी हो गया है। और रशिया जो खुद प्रोड्यूस करता है, हालांकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्ड में हाईएस्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो भी उसको दिक्कत हो रही है। वो अपनी जो फोर्सेस हैं उनको पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इस वॉर में मतलब बुरी तरह से उलझा हुआ है रशिया, और काफ़ी डैमेजेस हो रहे हैं, उसको लॉसेस हो रहे हैं। गनीमत यह है कि चलो इंडिया के सपोर्ट के कारण उनकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा संभली हुई है, क्योंकि इंडिया ऑयल खरीद रहा है उनसे। और अब तो सुना है कि यूरोप वालों ने भी रशिया से ऑयल गैस वगैरह इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इकोनॉमिकली दे आर इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन रशिया के अंदर प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि अब जो यहाँ पे धड़ाधड़ डेथ्स हो रही हैं और जो सोल्जर्स की बॉडीज़ जा रही हैं, कब्रें बन रही हैं कब्रिस्तान में नई नई, वो एक साइकोलॉजिकल असर डालता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। अगर आप रशियन सोसाइटी को देखेंगे तो वहाँ पे वैसे ही मेल फीमेल रेशियो जो है उसमें आदमियों की संख्या कम है, महिलाओं की ज़्यादा है। और ये रेशियो उनका बिगड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से, क्योंकि उसमें भी मिलियंस में इनके लोग मारे गए थे। और अभी इस वॉर में भी ये कहा जा रहा है कि दोनों साइड का मिला दिया जाए, रशिया और यूक्रेन का मिला दिया जाए, तो अलग अलग एस्टिमेट्स 5 से 10 लाख लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं कि इतने लोग तो मारे गए हैं रशिया और यूक्रेन मिला करके, मिलिट्री प्लस सिविल दोनों को मिला करके। अब यूक्रेन के डेफिनेटली ज़्यादा लोग मारे गए होंगे क्योंकि उनके सोल्जर्स भी बहुत मारे गए थे, प्लस यूक्रेन पे जो मार पड़ी है उसके कारण किसी भी वॉर वाली कंट्री में, और ख़ास तौर से जब वॉर यूक्रेन की ही ज़मीन पे लड़ा जा रहा है, तो गोला चाहे यूक्रेन की साइड से चले चाहे रशिया की साइड से चले, गिरना यूक्रेन की ज़मीन पे है, डैमेज यूक्रेन में ही किसी की प्रॉपर्टी को होना है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस कहीं पावर की क्राइसिस हो रही है, बिजली पावर प्लांट्स उड़ गए, ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस उड़ गए, पावर लाइंस उड़ गई, कभी कुछ हो गया, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, फूड सप्लाईज नहीं है, तो उस कारण से बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती रहती हैं। अब कोई घर पे बैठा है, हार्ट का पेशेंट है, अचानक से धमाका हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, बाहर निकल नहीं सकते हैं, निकल गए तो हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा, हॉस्पिटल है तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। तो इस कारण से बहुत सारी डेथ्स होने लगती हैं। बच्चे हैं, डिलीवरी हुई है लेकिन हॉस्पिटल में बच्चे को केयर करने के लिए मशीन, इक्विपमेंट, मेडिसिन नहीं है, तो बच्चों की डेथ हो रही है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 5 से 10 लाख का फिगर आ रहा है कि मिनिमम इतने लोग तो मारे ही गए हैं। उसके अलावा यूक्रेन की एक बड़ी पॉपुलेशन यूक्रेन छोड़ करके बाहर जा चुकी है, जो 25-30 लाख के मिनिमम बोला जा रहा है कि है। इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। तो एक काफ़ी डैमेजिंग सिचुएशन बनी हुई है दोनों साइड, रशिया के लिए भी यूक्रेन के लिए भी। यूक्रेन को डेफिनेटली ज़्यादा नुकसान हुआ है, रशिया को थोड़ा कम हुआ है। अब ये सिनेरियो है।
चाइना की बात कर लेते हैं, तो चाइना के साथ भी एक अजीबोगरीब सी हालात चल रहे हैं कि चाइना की सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। एक ज़माना था कि चाइना को लेकर के एक हौवा बना हुआ था कि बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत ताकतवर कंट्री है, इतने शिप बना लिए इन्होंने, इतने हज़ार टैंक हैं, इतने हज़ार फाइटर प्लेन हैं, सब कुछ है। लेकिन अचानक जब से रशिया ये अमेरिका के साथ चाइना की एक तनातनी ताइवान को लेकर के शुरू हुई, तो उसके बाद से अमेरिकन इंटेलिजेंस ने और मीडिया ने चाइना की एक्चुअल कैपेसिटीज़ को लेकर के बहुत सारे खुलासे करने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स आई कि इनके जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स कहा जाता है बेसिकली, तो बोले इनके एक्चुअली क्या है कि उसमें फ्यूल नहीं है, पानी भरे रहते हैं ये लोग, क्योंकि करप्शन के चक्कर में इनके जो ऑफिशियल्स हैं या जो इनकी कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं ये रॉकेट्स और मिसाइल्स और सप्लाई कर रही हैं, उनको बड़े बड़े टारगेट्स दिए हुए रहते हैं। फ्यूल नहीं अवेलेबल है तो पानी भर के रॉकेट सप्लाई कर दिया। अब रॉकेट खड़ा हुआ है या मिसाइल खड़ी हुई है, उसमें पानी भरा है, चलेगी कैसे? फिर उसके अलावा क्या होता है कि करप्शन का इतना बुरा हाल है कि कंपनीज़ प्राइवेट हैं, उन कंपनीज़ के ओनर जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही अलग अलग लीडर्स और ऑफिशियल्स हैं, और इनकी आर्मी के एक्स ऑफिसर्स वगैरह हैं। अब उन्होंने कोई डिज़ाइन बनाया कुछ कि ये वाली मिसाइल इतने इतने किलोमीटर रेंज की हम बना के ले आए हैं जी, ये देख लो। प्रॉपर उसकी कोई टेस्टिंग और कुछ हुआ नहीं है। ये लोग बेसिकली टेस्टिंग से इसलिए भी कतराते हैं कि यार हमने तो रशिया की या अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी की हुई है, उसी के बेसिस पे बनाई है, तो उनकी मिसाइल चल रही तो हमारी भी चलेगी। तो वो उस चक्कर में लेकर के आ जाते हैं, उसकी आधी अधूरी टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद उनका टारगेट ये रहता है कि जल्दी से जल्दी हमें ऑर्डर मिल जाए आर्मी से और हम प्रोडक्शन करके सप्लाई कर दें और पैसे बनाएं। उस कारण वो क्या करते हैं कि टेस्टिंग भी मान लीजिए कि 5 तरह की टेस्टिंग होनी मिसाइल की, 1 या 2 करवाते हैं, बाकी की कागज़ों पे हो जाती हैं, पैसा खिला देते हैं आर्मी ऑफिसर्स को, और हर तरफ मतलब अंधाधुंध करप्शन चलता रहता है चाइना में। रिज़ल्ट ये होता है कि जो प्रोडक्ट या जो मिसाइल या जो रॉकेट या जो एयरक्राफ्ट या जो बॉम्ब इनकी आर्मी खरीद खरीद के स्टॉक में भर रही होती है, उसका कोई भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि वो कभी तरीके से ना डेवलप की गई है, ना टेस्ट की गई है। तो चाइना का ये जो कमज़ोरी है कि इनका जो इक्विपमेंट है, जो आर्सेनल है, जो इनके वेपन्स हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये अब दुनिया को पता चल गया है। काफ़ी कुछ जो है इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री को वेपन्स बेच रखे हैं। तो अपनी आर्मी में कुछ गड़बड़ हो रही है कि कोई वेपन नहीं चल रहा है, कोई चीज़ फेल हो रही है, तो चाइना छुपा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई वेपन सिस्टम गया हुआ है और वो नहीं चल रहा, तो पाकिस्तानियों का तो दिमाग ख़राब होगा कि पैसा भी ले लिया हम लोगों से और चल भी नहीं रहा है, तो वो चीज़ लीक हो जाती है उनकी मीडिया के थ्रू और वो दुनिया में आ जाती है। जैसे बीच में भी आया था कि इन्होंने एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों ने चाइना से। जब इंडिया ने S-400 वगैरह का डिप्लॉयमेंट पंजाब में करना शुरू कर दिया था, तो पाकिस्तानी भागे भागे चाइना गए थे कि भाई हमको भी कुछ दो एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एक वहाँ से लेकर के आए एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी ये इंडिया के बॉर्डर पे लगाने की तैयारी कर रहे थे। तो जब उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग की तो पता चला कि रेडार ने लॉक वॉक कर लिया टारगेट कोई, और अब मिसाइल फायर करनी, अब मिसाइल फायर ही नहीं हो रही, चल ही नहीं रही। तो बड़ा परेशान हुए पाकिस्तानी, फिर गए चाइना के पास, चाइना वालों को बोला, चाइना वाले बोले हम टेक्नीशियन भेजेंगे। टेक्नीशियंस आ गए, वो हफ्तों बैठे रहे, उन्होंने दुनिया भर के नट बोल्ट स्क्रू खोले, कसे, जो कुछ करना था किया, लेकिन मिसाइल जो है वो टस से मस नहीं हुई, ना चलनी थी ना चली। अब वो पाकिस्तान सर पीट रहा है कि यार ये क्या नाटक है, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, चलता नहीं। ऊपर से इन्होंने पाकिस्तानियों ने एक अल खालिद या क्या करके बोला कि हमने नया टैंक बना लिया है। बाद में पता चला कि टैंक एक्चुअली चाइनीज़ है
वहाँ से लेकर के आए हैं, और ये पाकिस्तानी वो पंचर पुत्र लोग हैं, तो इनको पेंट पुताई की आदत है, तो वो टैंक को लाके हरा हरा पेंट एंट करके उसमें अपना पाकिस्तान का झंडा विंडा बना करके बैठे थे। बोले ये वाला टैंक है और ये बहुत खतरनाक टैंक है और हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाद में पता चला कि उस टैंक में डिज़ाइन प्रॉब्लम है। वो 40-50 किलोमीटर चलता है तो उसके बाद उसका इंजन हीट होने लगता है, क्योंकि उसमें जो रेडिएटर लगाया हुआ है वो इतना छोटा और लो कैपेसिटी का रेडिएटर है कि वो थोड़ी देर में इंजन गर्म हो जाता है। अब इन लोगों ने इन चाइनीज़ को बोला कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब पाकिस्तानी मिस्त्री तो होते हैं, कुछ कुछ समझ गए, तो ये बोले कि यार ये रेडिएटर इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो फिर भी चल जाएगा, 50 की जगह 200 किलोमीटर चला जाएगा। पाकिस्तानी अब चीनियों ने अपनी बुद्धि लगाई, सब कुछ किया, तो पता चला वो टैंक में इतनी जगह ही नहीं है कि उससे बड़ा रेडिएटर फिट हो। तो इन लोगों ने जो सबसे छोटा रेडिएटर फिट हो रहा था वो फिट करके टैंक इनको चिपका दिया था। टैंक खड़े हुए हैं पाकिस्तान के। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स को लेकर के, ये दुनिया भर में फैली हुई है। उस चक्कर में ये हो गया है कि अब इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, ना ताइवान सीरियसली लेता है। अब फिलीपींस है, उसने ब्रह्मोस ले ली इंडिया से, तो ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस भी इनको सीरियसली नहीं लेता है। बाजू में वियतनाम है, वियतनाम तो बोलता है हमने 67-79 कब ये वियतनाम से लड़े थे, वियतनाम ने इनको बहुत मारा था चीनियों को, तो वियतनाम तो वैसे ही इनसे नहीं डरता है। अभी बीच में जिनपिंग साहब इस चक्कर में निकले कि यार हमारे को लड़ाई अगर होती है तो अमेरिका तो बहुत सारे अपने जापान कोरिया सबसे दोस्ती वोस्ती करके बैठा हुआ है, तो वो सब मिल करके लड़ने आ जाएंगे, हमारे साथ कौन लड़ेगा। तो ये वियतनाम के पास गए दोस्ती करने कि भाई हमसे पैसा ले लेना, हमसे टेक्नोलॉजी ले लेना, हमसे ये ले लेना, वो ले लेना, हम मिल के करेंगे, हम दोनों भाई हैं, एक जैसे दिखते हैं, चिपटे चिपटे से, छोटे छोटे से। तो वियतनाम वालों ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा, वियतनाम के पास ऑप्शन है कि वो उसको अमेरिका भी पैसे देता है, इंडिया की तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलता है कि यार तुमको क्या हथियार चाहिए, गोला बारूद बम बताओ। अच्छा, वियतनाम वालों को मालूम है कि ये चीनियों का तो भरोसा नहीं है, इनके आइटम चले ना चलें, तो ब्रह्मोस को लेकर के ये सब के सब बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, इन सबको पता है कि ब्रह्मोस से चाइना बहुत डरता है, तो फिलीपींस ने सबसे पहले ले लिया, अभी इंडोनेशिया है और वियतनाम है, इनके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, वो भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगी। तो वियतनाम उस डील में था कि ब्रह्मोस लेना है हमको इंडिया से, तो उसने हाँ हूँ करके इनको जिनपिंग को विदा कर दिया। अच्छा, आदत से तो मजबूर हैं चाइनीज़, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं। तो वियतनाम और चाइना का जो सी वाला एरिया है कॉमन, वहाँ पे ये चाइनीज़ जो हैं ये पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, तो वियतनाम की कोई बोट वोट पकड़ ली इन्होंने, उनको डराना धमकाना शुरू किया कि तुम चाइनीज़ एरिया में घूम रहे हो, ऐसा है वैसा है। तब तक में वो वियतनाम का भी कोस्ट गार्ड और बाकी सब आ गए, उन्होंने पकड़ करके ये इन चीनियों को समंदर के बीच में बहुत मारा। मतलब क्या है कि वो गलवान वाला जो इंसिडेंस हो गया ना, वो एक्चुअली ये कंट्रीज़ ने अपने सैनिकों को बिल्कुल बाकायदा रटवा दिया है कि चीनियों का इलाज यही है कि इनको पकड़ के अच्छे से मारो। तो उन लोगों ने भी लाठी डंडे लिए और सुलह सुलह के इनकी बोट में घुस के और चीनियों को बहुत मारा। तो वियतनाम के साथ ये पंगा हो गया है, तो चाइना को लगा यार ये तो हाथ से निकल गया है। फिलीपींस जो है अभी उसने बयान दे दिया है कि हमारा एक भी सैनिक अगर चाइना की हरकतों के कारण मारा गया, हमारा म्यूचुअल डिफेंस का एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ और हम उसको इन्वोक कर देंगे और अमेरिका को आना पड़ेगा और हम चाइना को कूटेंगे अमेरिका के साथ मिलके। तो फिलीपींस के सुर बदले हुए हैं। तो चाइना के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि यार बाजू में वियतनाम बात नहीं सुन रहा है, उधर फिलीपींस बात सुनता नहीं है, ताइवान बोलता है तुम आके दिखाओ। अब इनको लग रहा है कि यार ताइवान सच में खतरनाक आइटम है, क्योंकि हथियार और बाकी सारी चीज़ें ताइवान के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद हैं। अमेरिका ने भर भर के हथियार और वेपन उनके यहाँ लगा रखे हैं, और अमेरिकन वेपन हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मालूम है कि मिसाइल जिधर फायर करेंगे उधर जाएगी। चाइनीज़ को तो एक खतरा इस चीज़ का है कि मिसाइल हम ताइवान पे फायर करेंगे वो अलग घूम करके वापस चाइना आ जाएगी।
इनको वो भी एक डर लगा रहता है चीनियों को। तो चाइना की हालत है काफ़ी गंभीर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। उनको बड़ी उम्मीद थी भारत में चुनाव में, उन्होंने बहुत तरीके से खुराफातें कर रखी थी, तो उनको ये आशा थी कि इस बार मोदी तो नहीं आएगा, और मोदी नहीं आएगा तो या तो बीजेपी की जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी। जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी तो बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मोदी नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी को हो सकता है कि बहुत सारी पार्टी सपोर्ट ना करें। अगर मान लीजिए ये 240 की जगह 180 या 90 पे आ जाती बीजेपी, तो बड़ी दिक्कत होती। फिर मोदी को लेकर के एक प्रॉब्लम हो जाती कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ तो हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी बहुत सारी पार्टीज आ जाती, और वहाँ फिर चाइना का गेम शुरू हो जाता, क्योंकि वो अलग अलग अपोजिशन लीडर्स को पैसा दे के ये करके वो करके कर देते कि चलो ठीक है बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन सपोर्ट में 10 पार्टियां खड़ी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हालत कि ममता भी साथ है, जयललिता भी साथ है, ममता को मना रहे हैं तो जयललिता का मुंह फूल रहा, जयललिता को मना रहे हैं तो नायडू भाग रहा है, नायडू को मना रहे हैं तो नीतीश भाग रहा है। वो मतलब मेंढक तोलने वाली बात हो जाती है। तो वो उसमें बिजी रहेगा, और हमको जो कुछ करना है हम करते रहेंगे, और 5-6 अपोजिशन के नेताओं को सेट, ये मतलब इनके सपोर्टिंग वाली जो एनडीए के नेता होंगे उनको सेट कर लेंगे, और सरकार अपने हिसाब से चलवाते रहेंगे। वो खेल भी इनका फेल हो गया। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई, लेकिन 240 आ गई और मोदी फिर आ गए। अब यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाजपा सरकार चलाने लगेगी और ताकत के साथ चलाने लगेगी, तो कुछ दिनों के अंदर 30-35 इधर उधर से तोड़ ताड़ के ये लोग अपना फिर से मेजॉरिटी बना लेंगे 272। ये नहीं होता है तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोकसभा भंग करके और मध्यावधि चुनाव में चले जाएंगे। अब भंग करेंगे तो अपोजिशन के पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अल्टरनेट सरकार बना सकें। तो चुनाव होगा तो इस बार पब्लिक ने जो गलती की है वो दोबारा नहीं करेगी, मोदी फिर आ जाएगा मेजॉरिटी के साथ। तो चाइना फंस गया, बोले यार ये गलत हो गया, ये तो मतलब इंडिया के साथ अपन पंगा पाले थे मोदी के साथ, और ये उम्मीद थी कि ये चला जाएगा, लेकिन आ गया वापस। और आते ही मोदी ने सबसे पहले, अच्छा इन्होंने क्या किया कि जम्मू में हमला हो गया, शपथ हो रही थी मोदी की और उधर हमला हो गया। हमला हो गया तो मोदी की घंटी बजी, इंटेलिजेंस से पता चला कि यार इस सब के पीछे पाकिस्तान तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी अब हैसियत और औकात बची नहीं है कि वो इंडिया को छेड़े। मतलब असीम मुनीर को भी ये मालूम है कि यार अब अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो मेरे बंगले पे सीधे एक ब्रह्मोस गिरेगी आके रात को। तो अब उनको ये चीज़ पता है, तो वो पंगे लेंगे नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है। चाइना ने उनको मजबूर किया कि करो कुछ करो कुछ करो कुछ, तो एक ये हमला हो गया। इंडिया को पता था ये चाइना के कहने पे हुआ है, तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन आया नहीं, ना पाकिस्तान के कान पकड़ के 2 झापड़ मारने की बात हुई, ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन इंडिया ने उसके बाद ये तिब्बत वाला कार्ड खेल दिया। अब चीनियों को डर लगने लगा, यार ये तो गलत दिशा में चले गए ये लोग। तिब्बत जो है इससे चाइना को बड़ा वो लगता है, दिक्कत होती है। एक तो पूरा रेगिस्तान टाइप का है, तो वहाँ कोई आबादी है नहीं। अच्छा, तिब्बतियों से एक नफरत का बड़ा वो है, क्योंकि इन लोगों ने जब कब्जा किया था तो तिब्बत में जो कत्लेआम किया था तिब्बतियों का, वो बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है हर तिब्बत के हर घर में। तो हर तिब्बती दिल से नफरत करता है इन चीनियों से। दूसरा क्या है कि चाइना और तिब्बत के बीच में खाली स्थान इतना है, इतना बड़ा है कि अगर कल को इंडिया या अमेरिका जैसी कोई कंट्री तिब्बत का सपोर्ट कर देती है
तो उसको चाइना से कट ऑफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई। एक रेगिस्तान के बीच में एक रेलवे लाइन जा रही है, एक रोड जा रही है, वही आपका कनेक्शन है। आपने उसी के दम पे उस एरिया पे कब्जा किया हुआ है। कुछ एयरपोर्ट्स हैं, है ना। अब अगर किसी पावर को तिब्बत को कट ऑफ करना है, उसने इनकी रेलवे, रोड और तिब्बत के अंदर जो इनके मेन एयर बेसेस वगैरह हैं उनको उड़ाना शुरू कर दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुश्किल से 2 घंटे का काम है। आपने सिर्फ 20-25 मिसाइलें फायर करनी है और पूरा यहाँ से वहाँ तक, नॉर्थ मतलब साउथ से लेकर के इंडियन बॉर्डर से लेकर के ऊपर मंगोलिया तक, तिब्बत के बॉर्डर से लगा हुआ जितना चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, हाईवे, रेलवे, आपने उड़ाना शुरू कर दिया, ख़त्म, कट ऑफ हो गया चाइना। उसके बाद आप अंदर कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे? तो चाइना को उस चीज़ का हमेशा डर लगा रहता है कि तिब्बत जो है वो हमारे हाथ से कभी भी निकल सकता है। तिब्बत की जो लोकल पॉपुलेशन है वो हमारे एंटी है। प्लस अगर उनको मिलिट्री बैकिंग अमेरिका, इंडिया की मिल गई तो ये लोग कुछ ही दिनों के अंदर तिब्बत हमसे काट देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अमेरिका तिब्बत का मामला उठाता रहता है। वो तो इंडिया का सपोर्ट अमेरिका को नहीं मिलता था, तो इस बार इंडिया ने ऑफिशियल टाइप का एक वो कर दिया कि अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन बुला करके तिब्बत में, और तिब्बत के इशू पे दलाई लामा से मीटिंग करा दी और इन लोगों ने स्टेटमेंट, बयानबाजी सब कर दी। अब वो अमेरिका, ये चाइना को टेंशन हो गई कि यार ये तो उल्टा चलने लगे ये लोग। मतलब कहाँ इंडिया बात कर रहा था 20-21 राउंड की एलएसी पे, आओ मीटिंग करो, हमारी ज़मीन पे तुमने कब्जा किया है, उसको छोड़ दो, खाली कर दो, भाई साहब पीछे चले जाओ। मतलब इंडिया उस टोन में बात कर रहा था, तो ये अकड़े घूम रहे थे। अब जो है वो मतलब एकदम से तेवर बदल गया। इंडिया बोलता है अब तुम्हारी ऐसी की तैसी तिब्बत खाली करो। तो और फिर इंडिया ने वो 1842 का चुशूल का एक एग्रीमेंट निकाल करके रख दिया कि चुशूल के एग्रीमेंट के तहत तिब्बत का एक हिस्सा जो है, जिसमें कैलाश मानसरोवर और काफ़ी सारा एरिया आता है, वो सब बोले वो सब हमारा है, हमको तो ये भी चाहिए। तो मतलब कहाँ, आप समझ लो कि वो अपने आप में एक उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जितना बड़ा एरिया जो है तिब्बत का, उस पे इंडिया ने क्लेम कर रखा है। तो चाइना को हो गई उससे मुसीबत। अब बड़ी एक डेस्परेट हालत में जिनपिंग बैठा हुआ है कि जहां उसको एक टेंशन ये है कि किसी लड़ाई या किसी मुसीबत में रशिया हमारा साथ देगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने रशिया को बहुत ज़्यादा साथ दिया नहीं है। रशिया ने इनसे 2 चीज़ें डिमांड की थी कि भाई मेरी लड़ाई चल रही, मेरे को एम्यूनिशन सप्लाई की कमी हो रही है, तो तुम हमको गोला बारूद भरपूर जितना दे सकते हो मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते रहो। तो वो ये करते थे। बीच में अमेरिका हड़काता था कि रशिया को कोई भी गोला बारूद सप्लाई करेगा तो हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे, तो ये साले चुप हो जाते थे, चाइनीज़ माल देना बंद कर देते थे रशिया को। फिर वो रशिया इनको गाली वाली देता था तो फिर ये चालू करते थे, फिर बंद हो जाते थे। फिर बीच में इन्होंने उसूरी रिवर जो है रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे, तो उसूरी रिवर को लेकर के कुछ क्लेम करना शुरू कर दिया कि पूरी उसूरी रिवर के उस तरफ तक हमारी ज़मीन है। और तो और व्लादिवोस्टॉक जो है रशिया का पोर्ट है, बोले वो भी चाइनीज़ टेरिटरी है, वो भी हमारा है। तो इस टाइप के कुछ नक्शे अक्शे बना के रिलीज़ कर दिए इन्होंने। तो रशियंस का दिमाग इनके ऊपर वहाँ से ठनका हुआ था। तो इन्होंने मतलब उनको गोला बारूद दिया नहीं, उनकी टेरिटरी पे क्लेम ठोंक दिया। रशिया ने दूसरा इनसे बोला था कि यार हमको यूरोप ने सैंक्शन कर रखा, हमारा तेल वेल नहीं ले रहे हैं, इंडिया ले रहा है, तुम लोग भी लेना चालू कर दो, तो हमारा जो उधर से लॉस हो रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा, हमारा पैसे का फ्लो बना रहेगा, लड़ाई में जो खर्चा हो रहा है वो निकलता रहेगा। चीनियों ने उसमें भी नाटक किया, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा था, चाइनीज़ ने मिडिल ईस्ट में बड़ी लंबी लंबी छोड़ के आए थे। ईरान से खूब तेल की डील कर रखी थी इन्होंने कि वहाँ से सस्ता मिल रहा है, हम वहाँ से ले आएंगे तेल। तो ये ईरान से ऑलरेडी तेल खरीद रहे थे, अब इनके गले तक तेल भरा हुआ है, इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही, तो तेल का कंजम्पशन कम हो रहा है। तो ये तो ईरान से कम करने के चक्कर में है कि जो तेल खरीद रहे थे उसको कम करें, रशिया से और तेल कैसे खरीद लें, तो वो चक्कर। तो रशिया के ऊपर इनको भरोसा नहीं है कि कल कोई इनको कूटने आएगा।
तो इनको साथ कौन देगा? अच्छा, फिर नॉर्थ कोरिया की जहाँ तक बात है, तो नॉर्थ कोरिया के साथ इनका था कि चलो ये तो हमारा पाला हुआ है, ये तो हमारा साथ देगा। लेकिन हुआ ये कि यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में कोई प्रस्ताव वस्ताव आया था, ये चीनियों ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वोट वोट दे दिया। तो किम जोंग उन साला उस पर दिमाग खराब था उसका कि ये तो नालायक लोग हैं यार, ये तो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, एक ही तो कंट्री है जो सपोर्ट करती है हमको, और ये साले वहाँ जाके हम हमारे खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो उसका दिमाग खराब था, तो उसने बोला कि ये चाइना ही के क्यों, हम रशिया से बात करते हैं। तो वो शायद रशिया चला गया। अभी रिसेंटली पुतिन नॉर्थ कोरिया घूम के आए हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ दोस्ती यारी बढ़ानी शुरू कर दी। बीच में चाइना ने अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रीमियर बोलते हैं उसको भेजा था नॉर्थ कोरिया। तो प्रीमियर चाइना का नॉर्थ कोरिया में बैठा है, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च कर दी एक सैटेलाइट उसी समय। जब डिटेल्स आई तो पता चला कि वो सर्वेलेंस सैटेलाइट है, जासूसी के लिए लॉन्च की गई है। फिर चीनियों ने जब उसका ट्रेजेक्ट्री वगैरह से स्टडी किया कि इसको कहाँ सेट कर रहे हैं स्पेस में, तो पता चला कि वो तो चाइना की सर्वेलेंस करना चाहता है। तो इनका और दिमाग खनका कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है, ये नॉर्थ कोरिया हमारी जासूसी क्यों करना चाहता है, हमारा चमचा हमारे ही खिलाफ। तो वो चाइना की घंटियां बजी हुई हैं कि यार वियतनाम हमारे लोगों को कूट रहा है, फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद करके तब से एकदम से दंदनाता घूम रहा है कि आओ तुम्हारी ऐसी तैसी। जो नॉर्थ कोरिया है वो इनके प्राइम मिनिस्टर के सामने इन्हीं के ऊपर जासूसी के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो लगा यार, और रशिया जो है, रशिया का कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ महीने पहले रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अगर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई तो हम लोग सबसे पहले ही न्यूक्लियर बम यूज करेंगे। तो चाइना को लगा कि यार हमारे साथ है कौन। तो और ये पाकिस्तान और ईरान, इनकी तो वैसे ही ये भूखे नंगे टाइप के लोग हैं, इनके ऊपर तो इतने सैंक्शंस लगे हैं, इकोनॉमी तबाह है, ये तो खुद भिखारी हैं, ये क्या सपोर्ट करेंगे यार हमें। तो उस चक्कर में चाइना बेचारा बड़ा परेशान है कि यार हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। उतने में अमेरिका ने बोल दिया कि हम 29 कंट्रीज के साथ एक वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं चाइना के आसपास उसी एरिया में। अब वो टेंशन में है चाइना की, यार कोई लड़ाई होगी तो ये 29 देश तो इकट्ठा दंदनाते घूम रहे हैं, हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। और प्लस हमारा गोला बारूद चलता नहीं है, जो चलता है वो रशियन है, और जो रशियन हमको देते हैं वो चीज़ देते हैं जो रशियन टेक्नोलॉजी फेल है। रशियन चाइनीज़ को वो अपना माल बेचेंगे, वो एयरक्राफ्ट बेचेंगे, वो इंजन बेचेंगे, वो मिसाइल बेचेंगे जो टेक्निकली रशिया में फेल हो चुकी है, जो कहीं बिकती नहीं। क्योंकि उनको ये मालूम है कि हम इनको कुछ भी देंगे, इन्होंने उसको खोल के उसकी कॉपी करनी है। तो वो जानबूझ के इनको देते ही फेल्ड आइटम है कि तू कर ले कॉपी इसकी। भाई तुम कॉपी करोगे तो तुम 70-80% उसकी कॉपी कर पाओगे, 20-30% उसकी एक्यूरेसी तुमसे मिस हो जाएगी, है ना। और अगर वो चीज वैसे ही 60-70% काबिल वेपन है तो तुम उसका 80% करो, क्या होगा, वो 40-50% की काबिलियत का वेपन बनेगा। तो चाइनीज की वो प्रॉब्लम है। अब जैसे जो जेट इंजन्स इन्होंने बनाए हैं, अब वो जेट इंजन्स की प्रॉब्लम ये है कि वो काला धुआं मारते हैं उड़ते हैं। तो अब कोई फाइटर जेट आप उड़ा रहे हो, वो काला धुआं मारता हुआ आसमान में जा रहा है, तो रडार की जरूरत ही नहीं, वो तो ऐसे ही दिख रहा आंखों से कि आसमान में काला धुआं मारती हुई चीज जा रही है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। जेट इंजन्स की जो रोटेशनल स्पीड होती है वो 25,000-30,000 आरपीएम या इस टाइप की होती है। काफ़ी हैवी हाई स्पीड पे वो इंजन घूमता है, अंदर उसकी जो पूरी शाफ्ट है। तो दर्जनों की तादाद में उसमें बेयरिंग लगती है, प्लस वो हज़ारों डिग्री टेम्परेचर पे आधा से ज़्यादा इंजन रहता है। तो उतनी स्पीड पे, उतने हाई टेम्परेचर पे जो बेयरिंग्स हैं
आप समझिए उसी की टेक्निक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो बेरिंग्स और उनकी कूलिंग जो कुछ भी एक्स वाई जेड, और हीट होगी, चलेगी, इतने आरपीएम पे चलेगी, तो बेरिंग एरिंग बहुत हाई लाइफ होनी चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अमेरिका अमेरिका रशिया रशिया ये लोग सिरामिक केरामिक भगवान जाने क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं उन बेरिंग्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए। अब आप कॉपी कर रहे हो तो आप उसमें कुछ जुगाड़ का आइटम डालोगे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अब जैसे तेजस से कंपेयर करें तो तेजस में जो हम इंजन यूज़ कर रहे हैं अभी, वो जीई का इंजन है, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका का। जीई का 404 क्या करके एक इंजन आता है, वो यूज़ होता है तेजस में। अब इंजन की एक लाइफ होती है कि इतने घंटे की फ्लाइंग के बाद इस इंजन का पूरा ओवरहॉल होगा। ओवरहॉल का मतलब पूरा इंजन खोल दिया जाता है और उसमें एक लिस्ट होती है कि ये पार्ट्स तो बदल दो आंख बंद करके, और इतने इतने पार्ट्स को चेक करो, ज़रूरत है तो बदलो, नहीं तो चलने दो। तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, और वो पर्टिकुलर आवर्स के बाद, इतने घंटे के बाद आपको खोल करके उस इंजन को करना ही करना है। इंजन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो ये नहीं कि चल रहा है तो चलता रहने दो, क्योंकि इंजन्स का कोई भरोसा नहीं। और तेजस जो है वो सिंगल इंजन प्लेन है। अब वो उड़ते उड़ते अच्छा भला चल रहा था और 2 घंटे के बाद इंजन बंद हो गया तो प्लेन गिरेगा ही, खत्म ही होगा। तो इसलिए उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि 4000 घंटे की फ्लाइट हो गई, आंख बंद करके इंजन उतार लो प्लेन में से, उसको पूरा खोल करके उसके अंदर से ये पार्ट्स बदल दो, मतलब आधा इंजन नया हो जाता है और फिर वो फिट कर दिया जाता है। तो फिर वो 4000 घंटे चलता है, फिर उसको उतारा जाता है, फिर उसकी सेकंड सर्विस में दूसरी लिस्ट आती है कि अब इनके साथ ये पार्ट्स भी बदल दो। तो इस टाइप का एक सर्विसेबिलिटी का एक सिस्टम होता है। तो तेजस का 4000 घंटे का है कि 4000 घंटे की फ्लाइट के बाद उसका मेजर ओवरहॉल होता है इंजन का। बाकी हर 100 घंटे 200 घंटे पे जो माइनर मेंटेनेंस और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अलग, लेकिन एक मेजर ओवरहॉल जिसमें पूरा इंजन खोल करके दोबारा बांधा जाता है और उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज किए जाते हैं, चाहे सही हो खराब हो जो भी हो, बदल दो आंख बंद करके। तो वो 4000 आवर्स। अब रशियंस ने चाइनीज को इंजन दिए, उसकी कॉपी करके चाइनीज ने अपने इंजन बनाए। इन इंजन्स को हर 400 घंटे पे ओवरहॉल करना पड़ता है। अब 400 घंटे होता क्या है, कोई प्लेन है, अगर वो मान लीजिए कि 2 घंटे के लिए उड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिन उड़ेगा, तो उसके बाद आपको वो पूरा इंजन खोल करके वो करना है। तो इस टाइप की इनकी प्रॉब्लम्स है चाइना के वेपन प्लेटफॉर्म्स की। फिर क्या हुआ कि हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मेजर जनरल राजीव नारायणन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इनको सुनेंगे तो इन लोगों ने बहुत एनालिसिस किया, स्टडी किया। जैसे मेजर जनरल राजीव नारायणन है, वो तो चाइना एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं चाइना के ऊपर, इनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन और सारी चीज़ों के ऊपर। उनका उनको मतलब चाइना की एक एक ब्रिगेड और एक एक डिवीजन आर्मी की कहाँ किस शहर में कहाँ पे पोस्टेड है उसका पता क्या है, वो उनको रटा हुआ है कि कौन सी डिवीजन कहाँ पे है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितने आदमी होते हैं, क्या डेजिग्नेशंस होता है नीचे से ऊपर तक, एक कर्नल के नीचे कितने सैनिक होते हैं, सब उनको पता है। वो पूरा इतना डीप 20-25 साल से वो स्टडी कर रहे हैं चाइना को। तो इन लोगों का कहना है कि इस समय चाइना ने जिस लेवल पे अपना फोर्स को लगा रखा है इधर उधर, चाइना की प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया से लड़ाई हो जाती है तो चाइना के पास जो एलएसी पे लोग खड़े हैं उसके अलावा पीछे रिजर्व है ही नहीं। इन लोगों को रिप्लेस करने के लिए दूसरी फोर्स उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। और ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं कि कुछ अमेरिका की इंटेलिजेंस, कुछ इंडिया की इंटेलिजेंस, कुछ ताइवान की इंटेलिजेंस, कुछ रशियन इंटेलिजेंस, कुछ जापानीज इंटेलिजेंस, ये सब ओपन में लीक कर रहे हैं। तो ये चाइना की जो पोजीशन है ये पूरी दुनिया को पता है। और इसका ऐसा नहीं, इनके वेपन्स कितने नालायक हैं, नकारा हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होता रहता है बीच बीच में। डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे होता रहता है कि नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ताइवान को, चाइना ने खूब हल्ला हंगामा मचाया था। वो फर्स्ट
इंसिडेंस था जहां पे अमेरिका और चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। तो इन्होंने खूब चीखा चिल्लाया कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अगर पेलोसी ताइवान पे लैंड हुई या उसका प्लेन ताइवान के ऊपर भी पहुंचेगा, आसपास भी आएगा, हम प्लेन उड़ा देंगे, हम नहीं देखेंगे कि वो कितनी बड़ी पॉलिटिशियन है, अमेरिका की ये है वो है। खूब चिल्लम चिल्ली की। अच्छा, पेलोसी का प्री प्लान्ड विजिट थी, उसने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जा रही हूँ, जाऊंगी। अमेरिका की जो नेवल कमांड थी वहाँ, जो जापान में बेस्ड है और पूरा ताइवान वाला एरिया देखती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं, उन्होंने, उनके कमांडर ने बोला कि वी आर रेडी टू वेलकम आवर स्पीकर ऑफ द हाउस। और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह ला करके ताइवान के आजू बाजू में खड़े कर दिए। और जैसे ही पेलोसी के प्लेन्स आने थे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से 2-3 एवाक्स, जो एयर पे वो सर्वेलेंस के लिए प्लेन्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो कुछ फाइटर जेट्स वगैरह, मेरे ख्याल से 10 या 12 फाइटर जेट्स अमेरिकन इसके नेवी के, इन्होंने बकायदा उसके प्लेन को एस्कॉर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया से वो उड़ी और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा आगे आई तो उसके बाद अमेरिका के फाइटर जेट्स जो हैं, 6-8 फाइटर जेट्स, उसको चारों तरफ से घेर के साथ में लेकर के और उन्होंने ताइवान पे उसको लैंड कराया। अब कॉमेडी की बात देखिए कि ट्विटर पे बैठ करके उस समय इतना हंगामा किया था चाइना ने कि सबको ऐसा लग रहा था कि लो जी, आज वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ये चीनी कहीं पेलोसी के प्लेन को ठोक ना दें। और ट्विटर पे मतलब फ्लाइट रेडार और ये और वो, घड़ी घड़ी लोग स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो पेलोसी का प्लेन है, ये आगे बढ़ रहा है, ये ताइवान पहुंच रहा है, लैंड कर गया। वो फ्लाइट रेडार की फोटोज लगातार डाल रहे थे लोग, आप उस समय की टाइमलाइन देखेंगे तो मिल जाएगा। लाइव टेलीकास्ट हो गया टेलीविजन पे ताइवान के एयरपोर्ट से कि पेलोसी का ये प्लेन लैंड हो रहा। रात को वो लैंड की और रात को वो अपना उसको रिसीव करने वहाँ की प्रेसिडेंट आई, सब कुछ हुआ, सब हो गया। यहाँ चीनी बैठ करके अपने कमांड और कंट्रोल रूम में सर फोड़ रहे हैं, इनके रडार पे कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अमेरिका के 3-4 अवाक्स उड़ रहे हैं इनके सर के ऊपर, 15-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं इनके सर के ऊपर, पेलोसी का प्लेन उड़ रहा है, वो लैंड कर गया, ताइवान एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ रहे हैं ताइवान के ऊपर, इनको कुछ नहीं दिख रहा रडार के ऊपर, इनके रडार जाम, इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये सर पीट रहे हैं अपना। और दुनिया टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देख रही है, मतलब दुनिया पे टीवी पे लोगों को दिख रहा है, ट्विटर पे लोग फ्लाइट रडार जो फ्री अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, वो दिखा रहे हैं कि पेलोसी का प्लेन यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये लैंड होने वाला इतनी देर में होगा, सबको दिख रहा है। चाइनीज एयरफोर्स के रडार्स को कुछ नहीं दिख रहा। और वहां दुनिया ने देख लिया कि इनके इक्विपमेंट इतने वाहियात हैं कि अमेरिकन ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर मौजूद एवाक्स और फाइटर जेट्स ने अपने इक्विपमेंट्स को यूज करके पूरे चाइना के उस रीजन में जितने रडार थे, सारे रडार जाम कर रखे थे और पेलोसी का प्लेन लैंड करवाया। अगले दिन उसको ऐसे ही उड़ा के ले गए अमेरिकन, और फिर चीनियों को कुछ नहीं दिखा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इंडिया ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, उस समय भी पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम रडार और जो एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह जो कुछ भी हैं, और खासतौर से इनके एयर बेसेस वगैरह पे जो रडार फडार लगे हैं, मैक्सिमम चाइनीज है। इंडिया के भी 2 एवॉक्स राजस्थान और ये वाले पूरा कश्मीर और राजस्थान के बीच में पेट्रोलिंग कर रहे थे, इंडियन
टेरिटरी के अंदर 2 सुखोईज पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे, 2 या 4 सुखोई गए हुए थे इनको वो करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए, और मिराज गया था वहाँ बॉम्ब गिराने। मिराज या जैगुआर जिसको भी यूज़ किया था बॉम्बिंग के लिए एज ए बॉम्बर, तो वो गया था आगे बालाकोट तक। उस समय भी इंडियन एयरफोर्स ने इनके सारे रडार जाम किए थे। इन्हें बम गिरने तक पता ही नहीं चला कि उनके स्काईज के अंदर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन आराम से घूम रहे हैं, और इतने सारे 6-8 प्लेन्स इनके अंदर तक गए, क्रॉस करके इनकी रावलपिंडी के उस तरफ बॉम्बिंग करके वापस आ गए, इनकी कैपिटल को क्रॉस करके वापस आ गए इस्लामाबाद को, और पाकिस्तानियों को हवा नहीं लगी। तो इंडियंस ने अपने इक्विपमेंट से चाइनीज़ इक्विपमेंट को पाकिस्तान के अंदर जैम कर दिया था, रडार्स वगैरह को। तो ये सब क्या होता है कि हमको आपको नहीं पता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितनी गवर्नमेंट्स हैं, उनके जितने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स होते हैं, जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, सब जगह से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो जब अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं, ये फालतू लोग हैं चाइनीज़, इनका कोई वेपन, कोई रडार कुछ काम नहीं करता है। अमेरिकन्स ने करके दिखाया, इंडियंस ने करके दिखाया, इनके तो चलते ही नहीं। तो जिनपिंग की वो प्रॉब्लम हो गई। अब वो बेचारा, उसको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा है कि हम लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं और हमारे साथ कोई है नहीं, अब हम करें क्या। तो वो बड़ा एक उसका डेस्परेशन लेवल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में डेस्परेट आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा कह नहीं सकते। लड़ने की कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं अपने सर्वाइवल के लिए। ये कोई भी एक अंधी लड़ाई कहीं भी शुरू करके अपने देश को उसमें झोंक दे, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि ये तिल तिल करके जो हमको नीचे लाया जा रहा है, उसके बाद चाइना का सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल है। और जब से ये इंडिया ने तिब्बत वाला कार्ड खेल दिया है, उसको अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया और अमेरिका मिल करके हमारे तिब्बत के अंदर एक लड़ाई वैसी ही शुरू कर दें जैसी कि रशिया के साथ यूक्रेन में फंस गई कहानी, कि हम भी सालों जूझते रहे यहाँ पे और तिब्बत में, और नतीजा कुछ ना निकले। तो चाइना का डेस्परेशन लेवल ये है। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि रशिया का एक डेस्परेशन लेवल होता बढ़ता जा रहा है कि वो युद्ध जो यूक्रेन के साथ है वो काफ़ी लंबा खिंच चुका है, उसमें रशिया को बहुत नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर से मैन पावर का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अब उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन भी, क्योंकि काफ़ी डेस्परेट हालत में है और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का कोई भरोसा नहीं, कुछ उसको बड़ी मिसाइलें दे दें, लंबी मिसाइलें दे दें, और वो मिसाइल वहाँ से फायर कर करके डीप इनसाइड रशिया, मेन जो रशियन सिटीज़ हैं उनको स्ट्राइक करना शुरू कर दे यूक्रेन को। तो रशिया का भी अपना एक डेस्परेशन लेवल बन गया है। अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये हुई है रिसेंटली कि जो मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में शायद बोला था कि अमेरिका की ताकत जो है वो, उसकी ताकत है उसका डॉलर, क्योंकि वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। वो पूरी दुनिया में डॉलर कहीं भी आप ले जाइए, कोई भी आपको ले लेगा, किसी भी कंट्री में आप डॉलर एक्सचेंज करके लोकल करेंसी ले सकते हैं, और मैक्सिमम कंट्री में तो सीधे डॉलर से आप सामान खरीद सकते हैं। ये वाली हालत है। मतलब इंडिया में भी आप चले जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा आपको डॉलर्स के लिए। तो ऐसी हालत में उस डॉलर की जो जान है, जो उसकी बैकबोन है, वो ये है कि जो वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम का ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। मतलब कोई भी दो देश दुनिया के कोई भी तेल बेच रहा है, कोई खरीद रहा है,
वो अपनी अपनी करेंसी की बात नहीं करेंगे, वो सौदा डॉलर में करेंगे, पेमेंट डॉलर में सेटल होगी। तो और तेल क्योंकि हर कंट्री की ज़रूरत है, या तो कोई बेचने वाला है या कोई खरीदने वाला है, तो इसलिए हर कंट्री को डॉलर की ज़रूरत होती। ये एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ कि वो जितना भी ऑयल का ट्रेड करेगा डॉलर्स में करेगा, तो उस चक्कर में जितनी अरब कंट्रीज़ थीं वो डॉलर में डील करती थीं। तो इसलिए वर्ल्ड का समझ लो आप 70-80%, 60-70% ऑयल जो है वो डॉलर में ट्रेड होता था। बाकी कोई अगर बोलता था कि हम डॉलर में नहीं किसी और में करेंगे, तो उसके ऊपर वॉर लाद देना, उसके ऊपर सैंक्शंस लाद देना, और इस वॉर और सैंक्शंस को टारगेट कर करके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो नॉन डॉलर ट्रेड में जा सकते थे, उनका ट्रेड ही बंद करके रखता था अमेरिका, उनको धंधा करना ही नहीं देता था। जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगा रखा, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा रखा, अभी रशिया पे लगा दिया। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, सऊदी अरब और ये अरब कंट्रीज़ के अलावा, जो इनको टक्कर दे सकते हैं, तो उनको उलझा के रखता है अमेरिका। उसका फ़ायदा सऊदी अरब को भी होता है कि ऑयल उसका आराम से बिकता रहता है दुनिया भर में। प्रोटेक्शन मिला हुआ है अमेरिकन फोर्सेस का और सबका, क्योंकि अमेरिका को अगर डॉलर को प्रोटेक्ट करना है तो उसको सऊदी अरब के ऑयल के धंधे को प्रोटेक्ट करना है। तो सऊदी अरब को एक बढ़िया प्रोटेक्शन मिला हुआ था और सऊदीज़ अपनी लाइफ मस्त काट रहे थे। अभी अचानक सऊदीज़ ने बोला कि हमारा इनके साथ जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया है और अब रिन्यूअल का हमारा मूड नहीं है। तो पेट्रो डॉलर वाला जो एग्रीमेंट था कि हम पेट्रोलियम का धंधा डॉलर्स में करेंगे, वो एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो गया है अमेरिका के साथ। अच्छा, वो काफ़ी समय से इनका डिस्कशन चल रहा था अमेरिका के साथ, तो सऊदी अरब का काफ़ी सारी डिमांड्स थी कि रिन्यूअल करेंगे एग्रीमेंट्स तो तुम हमें ये दोगे, वो दोगे, सिक्योरिटी दोगे, ऐसा दोगे, वैसा दोगे। अमेरिका शायद वो सब देने के मूड में नहीं था या उनकी उतनी क्षमता नहीं थी, तो वो एग्रीमेंट रिन्यूअल हो नहीं पा रहा था, उस पर नेगोशिएशंस फाइनल नहीं हो रहे थे। तो अल्टीमेटली वो डेट आ गई और वो एग्रीमेंट शायद 8 या 18 जून उसकी डेट थी, वो ख़त्म हो गया। 8 जून थी आई थिंक, 8 या 9 जून। अब वो एग्रीमेंट्स ख़त्म होने के बाद से अभी तक कोई उस पर खबर नहीं है। और अब अगला स्टेप ये होगा कि सऊदी अरब दूसरी करेंसीज़ में ऑयल बेचना शुरू कर सकता है, करेगा ही ऑटोमेटिक, क्योंकि भाई अब तेल तो उसको बेचना है, वो तो उनका मेन बिजनेस है, उसी से उनका रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे अमेरिका के लिए एक डेस्परेट सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑयल के ट्रेड में से डॉलर के बाहर होने का एक सिचुएशन बन गई है। अगर ये होती है तो अमेरिका के लिए तो मौत आ गई है, क्योंकि डॉलर नहीं है तो अमेरिका की कोई ताकत ही नहीं है। मतलब ठीक है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है, लेकिन इस समय अमेरिका की जो इकोनॉमी जिस हालत में है, उसको मिलिट्री पावर को अपने मेंटेन करना और सस्टेन करना मुश्किल है, उतना पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, वो डेट लेकर के अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो वाली सिचुएशन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक ग्राफिक डाला था और बताया था आपको कि अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 700 से 800 बिलियन डॉलर वो बताते हैं कि इतना है। और जो डेट पे साल का इंटरेस्ट पेमेंट है अमेरिका का, वो 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। तो मतलब अभी कर्ज का जो ब्याज दे रहा है अमेरिका, वो 1 ट्रिलियन दे रहा है या 1000 बिलियन दे रहा है। और उसका डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो 700 से 800 बिलियन है। मतलब डिफेंस स्पेंडिंग से ज़्यादा आप ब्याज पे खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, तब आपका बजट जो है वो कंट्रोल में आएगा। वरना आपकी हालत पाकिस्तान टाइप की हो जाएगी कि कर्जा लेकर के आप अपनी आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन। तो डिफेंस स्पेंडिंग आपको कम करनी पड़ेगी। तो अमेरिका ऑलरेडी उस सिचुएशन में है, और ऐसी हालत में अगर उसका पेट्रो डॉलर चला जाता है, और नॉर्मली गद्दाफी ने ये आवाज़ उठाई थी कि हम पेट्रो डॉलर में डील क्यों करें, हम गोल्ड में डील करेंगे क्रूड को, जिसको हमसे क्रूड खरीदना है, ऑयल खरीदना है, हमको गोल्ड में पेमेंट करे।
उसको फोड़ डाला। यही बात सद्दाम हुसैन ने की थी, उसको फोड़ डाला अमेरिका ने। लेकिन सऊदी को अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इजराइल और ये यूक्रेन वाली लड़ाई में ऑलरेडी उलझा हुआ है, तो सऊदी के साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। प्लस सऊदी क्योंकि मुस्लिम्स का, इस्लाम का सेंटर है, वहाँ पे मक्का मदीना है, तो उसको हाथ लगाना एक पूरी दुनिया के लिए एक बखेड़ा बन जाएगा। सद्दाम को मार दिया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था मुस्लिम्स के लिए सेंटिमेंटल या इमोशनल या रिलीजियस लेवल पे। गद्दाफ़ी को मार दिया, गद्दाफ़ी को लेकर के भी यही था कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सऊदी को ऐसे नहीं टच कर सकते हैं। तो अब अमेरिका डेस्परेट है। अब एक सिचुएशन ये आ रही है कि अचानक से क्या होता है कि इजराइल का प्रेसिडेंट जो है रईसी, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जाता है। उसके बाद से इजराइल जो है वो एक शॉक वाली हालत में है। ख़ास तौर से इजराइल की जो ये मुल्ला ब्रिगेड और जो टॉप की लीडरशिप है, अब उनको डर सा लग गया है कि यार अगर प्रेसिडेंट को मार दिया, और उससे पहले उनके टॉप के जनरल्स वगैरह मारे जा चुके हैं लगातार ईरान में, तो अब ईरान की जो मिलिट्री और मुल्ला और जो भी लीडरशिप है ऊपर की, उनको ये लग रहा कि यार हमको कभी भी टारगेट किया जा सकता है। तो अभी अचानक खबरें ये आनी शुरू हुई कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ कुछ बातचीत और नेगोशिएशन के मूड में है। अब इसको ऐसे समझिए, ईरान पिछले 40-50 साल से सैंक्शंस की मार झेल रहा है, बुरी हालत में है, एक एक डॉलर को, एक एक रुपए को तरसता है, क्योंकि तेल उसके पास भी अंधाधुंध है, लेकिन खरीदता कोई नहीं है सैंक्शंस के कारण। आज मान लीजिए अमेरिका उसको बोलता है कि चलो एक काम करो, तुम्हारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाए, जैसे तुम सरकार चला रहे हो, तानाशाही चला रहे हो, तुम चलाओ, शर्त इतनी है कि तुमको पेट्रो डॉलर मेंटेन करना है। तो सऊदी अरब की रईसी देखी है ईरान ने। ईरान की जो आयतुल्ला और खुमैनी और ये सारी सरकार है, ये एक पैर पे खड़ी हो जाएगी कि हो माई बाप, डन, हम लोगों के तो सारे सिरदर्द ही ख़त्म हो गए, हमें ना चाइना की ज़रूरत है ना किसी की, हम लोग तो सीना ठोंक करके डॉलर में अरबों खरबों का तेल बेचेंगे रोज़, वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो अब वो लोग उस बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर सऊदी के साथ अमेरिका बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर नहीं रहा है या दबाव डाल नहीं रहा सऊदी के ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका पाला बदल के अब ईरान को खड़ा करने के मूड में आ गया है कि चलो पेट्रो डॉलर जो है वो हम जिंदा रखेंगे ईरान के थ्रू, और उस कंडीशन में वो ईरान को बोलेंगे एक काम करो, ये सऊदी बहुत उड़ रहे हैं और तुम्हें तेल बेचना है तो इनका तेल बंद करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा बंद कर रखा था। तो क्या करें, बोले सऊदियों को कूटना शुरू करो, और फिर अचानक ईरान से धड़ाधड़ मिसाइलें चलनी शुरू होंगी समंदर के उस पार, सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज और सब पे, और अचानक सऊदी अरब को खंडर टाइप का बना देगा ईरान, और उसको बैकिंग मिल जाएगी अमेरिका की। और अमेरिका ये काम कर सकता है क्योंकि वो करता आया है ये काम। कभी एक कंट्री को सपोर्ट करता है और कुछ समय के बाद इसको डंप करता है, उसके दुश्मन को सपोर्ट कर देता है। तो उस स्थिति में ईरान को लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ऐसा मुझे एहसास है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि अचानक वो ईरान जो अभी रईसी की डेथ के बाद से, जिसके टॉप लीडरशिप की हालत ख़राब थी, डरा सहमा बैठे हुए थे सबके सब, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, वो ईरान हो सकता है अचानक शेर बन के और अचानक से सऊदी अरब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, खुद कर दे या हूतियों के थ्रू कराना शुरू कर दे, उस टाइप का कुछ भी शुरू हो सकता है। क्योंकि आप समझिए अमेरिका में हैं इलेक्शंस नवंबर में, और अभी काफ़ी टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है। और अगर ये पेट्रो डॉलर वाली कहानी सऊदी अरब डंप कर देता है
तो डॉलर जो है उसकी हालत बिगड़ने लगेगी, अमेरिका में अंधाधुंध इन्फ्लेशन आ जाएगा और अमेरिकन्स वैसे ही परेशान हैं इन्फ्लेशन से। वहाँ पे बहुत बुरी हालत है इकोनॉमी की, आम आदमी की, मिडिल क्लास की हालत ख़राब है। तो वहाँ सेंटीमेंट्स वैसे ही अच्छे नहीं हैं। ऊपर से अगर ये डॉलर की छुट्टी हो जाती है वर्ल्ड करेंसी से, तो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस में आप समझ लीजिए कि ये इलेक्शंस तो छोड़ दीजिए, अगले 2-3 इलेक्शंस तक डेमोक्रेट्स पावर में नहीं आने वाले, क्योंकि 6 महीने में इतनी तेज़ी से हालत बिगड़ेंगे अमेरिका के कि वो फिर किसी की संभलने वाले हैं। उसको रोकने के लिए इमीडिएटली अमेरिका को सऊदी अरब को समझाना पड़ेगा, और समझाने का एक ही तरीका है, वो दोनों को बिठा देगा सामने आमने, ईरान को, कि भाई तू मान रहा है या तू मान रहा है। और सऊदी अरब मान रहा है तो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, सऊदी अरब नहीं मान रहा है तो ईरान, भाई तू सऊदी अरब के ऊपर छू और आज से तू मेरा पट्टा। सिचुएशन वो बनने वाली। और ईरान क्योंकि रशिया और चाइना के काफ़ी क्लोज चल रहा है, तो ऐसी हालत में अमेरिका चाहेगा कि ईरान अब मेरे हाथ में आ जाए। ईरान हाथ में आता है तो रशिया और चाइना की गर्दन जो है वो बिल्कुल मेरे हाथ में होगी, क्योंकि ईरान का बॉर्डर ऑलमोस्ट दोनों से लगता है, बिल्कुल पास में ही। तो ये एक सिनारियो है, मतलब जिस कारण से उसने पाकिस्तान को पाला हुआ था, तो एक भूखा नंगा पाकिस्तान जो बात बात पे टुकड़े मांगता था, उससे तो ईरान को पालना ज़्यादा अच्छा है ना, जो ऑयल गैस भरा हुआ है, जहाँ से वो अमेरिका खुद भी पैसे कमा सकता है, ईरान भी पैसे नहीं मांगेगा, वो वाली ज़्यादा अच्छी हालत है ना। तो पाकिस्तान से निकल करके वो चाहेगा कि मैं ईरान में बैठ जाऊं। तो ये एक सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि लंबा हो गया है ये वीडियो, तो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बाकी आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों के डेस्परेशंस क्या क्या हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये कहाँ फंस गए हैं। और ये स्थिति जो है अब यहाँ से हर घंटे, हर दिन कोई ना कोई नई सिचुएशन पैदा करती जाएगी, और अगले 6-7-8 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर दिख जाए, कोई लड़ाई शुरू हो जाए, कोई कहीं एक वाइल्ड अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें कोई एक वायरस अचानक से फैलना शुरू हो सकता है, कोई बायो वेपन टाइप की चीज़ हो सकती है, कहीं किसी के ऊपर कोई कंट्री अटैक कर सकती है, हमले कर सकती है, तो या अचानक कहीं शिपिंग वगैरह, शिप्स वगैरह के ऊपर अंधाधुंध हमले होने शुरू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ से आगे, क्योंकि 3 पावरफुल कंट्रीज़ और तीनों एक डेस्परेट सिचुएशन में हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी वॉर के फ्लैश पॉइंट्स हैं इस समय सारे के सारे हीटेड हैं, प्लस 2 लाइव वॉर चालू, यूक्रेन का और इजराइल में 2 एक्चुअल वॉर चालू हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर, और जब वर्ल्ड की 3 पावरफुल कंट्रीज़ और तीनों डेस्परेट हालत में हैं, तो कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल दुनिया का आज की डेट में जियोपॉलिटिकल मैप है जो मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।